हेलो प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस विशेष क्लास में। आज हम एक बड़े अच्छे टॉपिक जो कि है कूलाम का नियम, इसको डिटेल में समझेंगे। जो नियम है वो तो छोटा सा है, लेकिन उससे संबंधित जो एमसीक्यू और दूसरे प्रश्न, आंकिक प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड में आए हैं, उनको आज हम कंप्लीट करवाएंगे। और ये क्लास बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगी आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कूलाम का नियम। हमारे जो क्लास 12 फिजिक्स में जो पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की, उसके अंतर्गत आता है। और यह पूरी की पूरी इस चैप्टर का सबसे, मैं कह सकता हूं, एक बेसिक पार्ट है। बिना इसके आप चैप्टर में आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कि वैद्युत क्षेत्र है या फिर आगे जाके वैद्युत विभव पढ़ेंगे, उनको आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कूलाम का नियम की डेफिनेशन क्या होती है। कूलाम के नियम की सीधी परिभाषा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जिसे वैद्युत बल भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले आता है दो स्थिर बिंदु आवेश। तो पहले ध्यान रखना स्थिर बिंदु आवेश का क्या अर्थ है। स्थिर बिंदु आवेश का अर्थ है बेटा कि जो आवेश होने चाहिए, पहले तो वो स्थिर होने चाहिए, गतिशील नहीं होने चाहिए। यदि गतिशील होंगे तो कूलाम का नियम काम नहीं करेगा, हमेशा ध्यान रखो। दूसरी बात, ये बिंदु आवेश का क्या मतलब है। बिंदु आवेश का अर्थ होता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी इतनी अधिक होनी चाहिए कि उस दूरी की तुलना में आवेश का आकार अत्यधिक सूक्ष्म हो। तब वो वस्तु जिस पर ये आवेश है वो किसी भी आकार की हो, त्रिभुजाकार हो, शंकुआकार हो या घन के आकार की हो, वो सब आप बिंदु आवेश में ही लेंगे, बशर्ते बीच की दूरी काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो इस वर्ड को आप समझ गए होंगे। तो दो स्थिर शब्द भी समझ में आ गया आपको, बिंदु आवेश भी आ गया, के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ये जो शब्द आता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यह आता है हमारा वैद्युत बल के अंतर्गत। तो बहुत से स्थानों पर इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को हम वैद्युत बल भी कहते हैं, वैद्युत बल भी कहते हैं। तो परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिमाणु, परिमाणु मतलब आवेश की मात्राएं, यदि पहले आवेश की मात्रा है Q1, दूसरे आवेश की मात्रा है Q2, तो ये इसके परिमाण कहलाएंगे। परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो लगने वाला बल है वो F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 गुणा Q2 के। पहली चीज यहां पर समझ में आ गई। दूसरा कहता है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी कितनी हमने ली है, r ली है, तो जो लगने वाला बल होगा F, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के, या आप कह सकते हो F अनुक्रमानुपाती है 1/r²। आपको ये बात समझनी है कि जो कूलाम का नियम जो दिया था, यह प्रेरित था कूलाम के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के नियम से। न्यूटन का नियम लगभग 1666 के लगभग दिया था। न्यूटन का नियम, किसका नियम? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, 1666 के लगभग। और ये जो नियम दिया था कूलाम ने, ये लगभग आपका इससे 125 साल बाद, यानी कि आप कह सकते हो 1784-85 के लगभग ये कूलाम ने नियम दिया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कूलाम का नियम किससे प्रेरित है? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। क्या केवल उसने अंतर करा? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था F बराबर G m1m2/r²। और सेम यही फॉर्मेट आपको कूलाम के नियम में मिलता है, जो कि होता है F बराबर K Q1 Q2/r²। आज की क्लास में हम लास्ट में इन दोनों को कंपेयर और अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहां पर जो द्रव्यमान होते थे, कूलाम ने उनको आवेश कर दिया। बाकी ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती न्यूटन के नियम में भी था और यहां भी है। तो मुझे लगता है इतना कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा। जो मूल इसमें जो फार्मूला निकल के आता है वो हमारा ये निकल के आता है कि F बराबर K Q1 Q2/r²। अब इसमें एक दो चीजें आपको थोड़ी सी और समझनी है। देखिए हमारा सूत्र निकल के आया F बराबर K Q1 Q2/r²। ये K क्या है? यह है अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक।
और इसका जो मान होता है, के का जो मान लिया जाता है वो लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लिया जाता है निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम क्या हो, निर्वात हो। और यदि कोई दूसरा माध्यम हो तो हम लिखते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर एक और कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल के, जिसे के को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ये किसके लिए है, माध्यम के लिए। यानी कि दोनों आवेशों के बीच में जो मैंने आवेश लिए थे, ये आवेश था हमारा Q1, ये दूसरा आवेश था हमारा Q2, और इनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी बेटा, R थी। पहली स्थिति में इन दोनों के बीच में क्या थी, वायु या निर्वात था, निर्वात ले सकते हैं या वायु ले सकते हैं। दूसरी स्थिति में इन दोनों के बीच कोई माध्यम आ जाए, जल आ जाए, आप कोई लकड़ी डाल दें, कोई दूसरा कोयला डाल दें, कोई तेल डाल दें, तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो प्रभावित होगा। और हमेशा अपने ध्यान रखना एक बात कि यदि निर्वात के अलावा कुछ भी माध्यम इनके बीच होगा तो हमेशा लगने वाले बल का मान घटेगा। आगे के न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये माध्यम के लिए जो आपका सूत्र है वो ये निकल के आएगा, जहां ये है कैपिटल के, ये स्मॉल के, इसमें कंफ्यूजन मत करना। जहां जो कैपिटल के है वो माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक। अब थोड़ा सा के को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि आपने कूलाम का नियम काफी बार हो सकता है पढ़ा हो, तो थोड़ा सा के को समझ लेंगे तो आगे आने वाले प्रश्नों में आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। के माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है कि माध्यम की, जिसे हम कहते हैं विद्युतशीलता, ध्यान रखना ये है माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए यहां नया वर्ड आ गया है विद्युतशीलता। तो पीछे हमने यहां पर जो फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट लिखा था, इसे कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। ये निर्वात के लिए होती है एप्सिलॉन नॉट। विद्युतशीलता का मतलब होता है कि एक आवेश दूसरे आवेश को कितना प्रभावित करेगा, कितना उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, कितना उसको क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है, वो डिपेंड करेगा इस माध्यम की विद्युतशीलता पे। तो इस एप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। और निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता को हम बहुत बार एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और निर्वात की विद्युतशीलता को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से या एप्सिलॉन जीरो से। और इन दोनों का अनुपात ही हमारा किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। तो आपको यह बात भी ध्यान रखनी है, बहुत जगहों पर इस के को ना लिख करके इसे एप्सिलॉन आर लिख दिया जाता है, जिसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता। इन दोनों को किस नाम से जानेंगे, इसको हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। और ये किसके बराबर होता है, के बराबर, जबकि के को हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हमें एक दो बातें और समझनी है। पहली बात तो जो हमारे पास कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका सीधा मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, साथ में इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा एप्सिलॉन नॉट जो होती है इसे कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -11, और बाकी मात्रक हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मान होता है।
इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो मुझे लगता है अभी तक आपको सारी बातें क्लियर होगी। यदि फिर से हम स्टार्टिंग से चलें तो सबसे पहले हमने आपको कूलाम का नियम समझाया है कि ये क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, जिसका सूत्र निकल के आता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 पहले आवेश का मान या परिमाण, Q2 दूसरे आवेश का परिमाण और R उनके बीच की दूरी। यहां से हमने सूत्र निकाला जहां K क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा हमने कहा कि इसका जो फार्मूला है K बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां K को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं और K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मैंने बताया एप्सिलॉन नॉट माध्यम की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम यदि निर्वात हो या वायु हो तो ये हम एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं। यदि कोई दूसरा माध्यम आ जाए तो उसी के साथ में K लिख लेते हैं, जहां K उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ये उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है और ये हमने यहां पर डिटेल लिखी हुई, उसी के आगे हमने आपको ये चीज समझा दी। इस चीज को हम यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमने लिखा था ना K बराबर एप्सिलॉन, ये क्या था माध्यम का, बटे क्या गया एप्सिलॉन नॉट। तो माध्यम के जो हमारी विद्युतशीलता होगी वो बराबर होगी K की एप्सिलॉन नॉट में गुणा करते K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये बात आपने समझनी। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को जो मैंने आपको समझाया उसी को डिटेल में समझा रखा। F आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, Q1 Q2 दोनों आवेशों के परिमाण है, R उनके बीच की दूरी है जिसका वर्ग लेना है और K हमारा क्या है, स्थिर विद्युत नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होगा। अगली चीज व्युत्क्रम वर्ग। देखिए व्युत्क्रम वर्ग का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है और फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूलों में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या चीज कहता है, देखिए जो लगने वाले बल का सूत्र था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसमें यदि मैं इतने पोर्शन को छोड़ दूं, यदि मैं इतने पोर्शन को छोड़ दूं, इसको एक कांस्टेंट ले लूं या नियतांक की तरह इसको व्यवहार मानूं, तो देखिए F और R में क्या रिलेशन होगा, F अनुक्रमानुपाती होगा 1/R स्क्वायर। और इसी सूत्र को हम कहते हैं वर्ग व्युत्क्रम अनुपाती का संबंध। ये बताता है कि R और F में इस प्रकार का संबंध है, यदि आप R को बढ़ाएंगे तो F का मान घटेगा, लेकिन क्योंकि R स्क्वायर है इसलिए F का मान R को बढ़ाने पे बहुत तेजी से घटेगा, बहुत तेजी से घटेगा, ये आपने समझना है। इसी बात को यहां समझा है। मान लो कोई मेरे पास आवेश है Q, उससे कुछ दूरी पर यदि R दूरी पर कोई बिंदु है तो उस पर लगने वाला बल मान लो F है। यदि मैं दूरी को दुगना कर दूं, इस बिंदु पर आकर के जो पहले दूरी R थी वो कितनी होगी 2R, तो लगने वाला बल सीधे 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दूरी को केवल आपने दुगना करा है लेकिन बल पहले की तुलना में उसका चौथाई रह गया है, ये प्रभाव पड़ता है। यदि आपने दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, ये 3R कर दिया आपने, इस डिस्टेंस पर आकर के ये कितनी होगी 3R होगी दूरी यहां पर, तो लगने वाले बल कितना हो जाएगा, पहले का 1/9 रह जाएगा, यानी कि 1/9 रह जाएगा। इतना तेजी से ये क्या होता है, कम होता है। इसलिए वर्ग व्युत्क्रमानुपाती के संबंध को आपने अच्छे से समझना है। बहुत सारे क्वेश्चन आप आज की क्लास में देखेंगे, आपके बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन, न केवल बिहार बोर्ड में बल्कि सभी बोर्डों में इस नियम पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक नंबर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया नियतांक का रहस्य K और एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁹ सूत्र न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। आप निर्वात की बोलिए, वायु की बोलिए या निरपेक्ष बोलिए, एक ही बात है। इसका मान 8.854 × 10⁻12। पीछे मुझे लगता है कुछ एक जगह हमारी घात थोड़ी कम हो गई थी, तो सुधार देते हैं हम, 10⁻−12 लिख लेना, ठीक है। 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, इसका मान आ गया, ये हो गया। और साथ ही इसके लिए इसका मात्रक कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी विमीय सूत्र वो तो आपको निकालना मैं आज की क्लास में समझा दूंगा कि कैसे किसी भी सूत्र से उसका विमीय सूत्र निकालते हैं, या आपको समझा देंगे। तो ये हमारे पास उसका विमीय सूत्र। चलिए आगे बढ़े।
अब सदिश रूप को थोड़ा सा समझना है। देखिए सदिश रूप में थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूं। सदिश रूप मुश्किल से 2 या 3 मिनट पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने दो आवेश लिए, पहला आवेश ये है Q1 और ये दूसरा आवेश है जो कि मेरा है Q2। हमने इनके बीच की दूरी ले ली, यहां से लेके यहां तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई बेटा, R हो गई, ये दूरी हो गई। ठीक है, अब सदिश रूप को समझना है आपने। ठीक है, मान लो ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, और जो बल लग रहा है उस बल को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि Q2 से Q1 पर जो बल लग रहा है उस बल, यदि ये दोनों धनावेश है, ये भी धनावेश ये भी धनावेश, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आवेशों के, जब आपने इस चैप्टर के पहले टॉपिक में आवेशों के गुण समझे होंगे तो आपने देखा होगा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो हमने कहा ये Q1 और ये है Q2, तो Q2 और Q1 यदि दोनों समान है, दोनों धनावेश है, तो Q2 Q1 पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी कि यहां पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा और इस बल का मान होगा F। अब इसके नामकरण को समझिए, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। किस आवेश पर बल लग रहा है, पहले पर, तो यहां लिख लेंगे पहला। किस पर बल लग रहा है, 1 पर। कौन लगा रहा है, Q2 आवेश, 2 नंबर का आवेश लगा रहा है, तो यहां पे लिख लेंगे F12। तो क्या लिखेंगे, F12 का मतलब क्या हुआ, F12 का मतलब है पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल, दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल, ये इसका मतलब है बेटा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कहूं कि इस पर Q2 आवेश पर कितना बल लगेगा, तो Q2 आवेश पर कौन बल लगाएगा, Q1 आवेश बल लगाएगा। ये भी धन है ये भी धन है, तो इस पे भी प्रतिकर्षण बल लगेगा इस दिशा में, तो उस बल का मान क्या होगा, F। अब फिर से नामकरण क्या करेंगे, किस पर बल लग रहा है, दूसरे आवेश पर, तो यहां लिख लेंगे 2। कौन लगा रहा है, पहला आवेश बल लगा रहा है, तो यहां लिख लेंगे 1। अब ये हो गया F21। तो F21 जब लिखेंगे तो लिखेंगे दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल। क्लियर होगी बात, तो नामकरण करना आपको पहले आना चाहिए। अब दूसरी बात समझिए। ठीक है, हमने कहा कि जो सदिश नियम जो आपका होता है, उस सदिश नियम को कैसे समझ सकते हैं। मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट्स है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r1 है, और ये एक सदिश वेक्टर है r1, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r2 है, ये भी सदिश है। समझना, सदिशों के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लास 11th में आपने यदि ढंग से पढ़ा हो तो आपको ये बात समझ में आती है। ये कोऑर्डिनेट है, उसमें 2 बिंदु रखे हुए हैं Q1 तथा Q2। मूल बिंदु से पहले आवेश की जो सदिश, जो स्थिति सदिश जिसे कहते हैं वो r1 है, और मूल बिंदु से दूसरे आवेश का जो स्थिति सदिश है वो हम कहते हैं r2। अब r2 से r1 की तरफ यदि हम चले, ठीक है, यदि मैं कहूं इधर से इधर की ओर आप चल रहे हो, यहां से यहां की तरफ चल रहे हो, यहां से यहां के बीच की जो दूरी होगी, जब Q2 से Q1 की ओर चलेंगे तो इसको लिखेंगे R21। ध्यान देखना, R21 ये सदिश है Q2 से Q1 के बीच की दूरी का, यदि Q2 से Q1 की ओर जा रहे हो। ठीक है, इसीलिए 2 पहले आया, 1 बाद में आया। यदि Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हो तो Q1 Q2 की दिशा जो होगी वो ये वाली होगी, और इसका मान क्या होगा, R12, और ये भी क्या होगा, कि स्थिति सदिश होगा। समझना, ये क्या है, ये स्थिति सदिश है, ये एक प्रकार से इनको विस्थापन सदिश आप कह सकते हैं। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बेटा अब कूलम का सदिश रूप आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। कैसे, समझिए। सबसे पहला बल है F12, पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल। मान क्या होगा, इसका मान होगा K, और साथ में लिखेंगे Q1 Q2 बटे क्या आ जाएगा, R²। दोनों के बीच की दूरी का परिमाण कितना है, R, और R² आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए F12 की दिशा क्या है, ये F12 जो बल है इसकी दिशा इधर की ओर है, तो
ये जो हमारा विस्थापन सदिश था, जो Q1 था, वही Q2 से Q1 की दिशा उसकी ये वाली थी। इस वाली की यदि आप दिशा देखोगे, इसकी यदि आप इसकी दिशा यदि देखो, तो ये इधर से इधर की तरफ है, इधर से इधर की तरफ है। तो ये वाला बल इस दिशा में, इसलिए इसका स्थिति सदिश यानी कि इसकी दिशा को ऐसे दर्शाएंगे। तो पहले मैं यहां पर लिखता हूं Q2 से Q1 की ओर, यही है, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन यहां पर ये क्या है, अभी मैंने इसका अदिश रूप लिखा। अब सदिश रूप कैसे लिखेंगे, F12 यहां लगा दिया सदिश के Q1 Q2 बटे, ये मैं इसका परिमाण ही लिख रहा हूं, तो ये लिख रहा हूं R²। अब Q2 से Q1 की दिशा का विस्थापन सदिश का मान क्या है, R21 है। तो मैंने क्या लिख लिया यहां R21, और यहां पर कैप लगा दिया। इसका मतलब है कि इस बल की जो दिशा है वो 2 से 1 की तरफ है, इस दिशा में है। यही हमारा F21। आसान है, कोई कठिन चीज नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यदि मुझे F21 की डायरेक्शन देखनी हो, F21 कितना है, तो F21 का मान कितना निकल के आ जाएगा, F21 का मान देखिए, F21 बराबर ये यही आएगा के Q1 Q2 बटे परिमाण R² ही लिख लिया। अब F21 क्या है, 1 से 2 की दिशा में, इस दिशा में लग रहा है। यदि इस दिशा में लग रहा है तो ये वाली दिशा किसके समान है, ये R12 के समान है। किसके समान है, R12। जो विस्थापन सदिश है वो R12 है। तो यहां पर क्या लिखना है, केवल R12, और इसके ऊपर कैप लगा देंगे। कैप का मतलब होता है कि ये सदिश की केवल दिशा बता रहा है, परिमाण जो है वो आगे का जो हिस्सा है वह परिमाण। मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा अगर यहां पर कंफ्यूजन हो तो एक बार दोबारा से इसको रिपीट करके देखना, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। अब ये दोनों के दोनों तो तब थे यदि समान आवेश थे, यानी कि क्या थे, कौन सा बल लग रहा था, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल यदि लग रहा है तब आपके पास ये फार्मूले होंगे। अगर इन दोनों आवेशों के हम क्या कहें मान यदि विपरीत कर दिए जाए, यानी कि इनके बीच में आकर्षण बल लगे, तो सूत्र कैसे बनेंगे। 1 मिनट लगेगा बेटा, बिल्कुल क्लियर आ जाएगा आपको समझ में, फिर कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा सदिश रूप समझने में। चलिए, अब की बार मैंने क्या कहा कि पहला आवेश फिर से मैंने क्या लिया, Q1। दूसरा आवेश क्या लिया मैंने, Q2। इनके बीच की दूरी मैंने ले ली, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, R हो गई। फिर मैंने यहां पर एक सदिश बनाने के लिए एक को मैंने क्या ले लिया, धनावेश ले लिया। एक को कैसा आवेश ले लिया, ऋणावेश ले लिया। अब प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो अब हमने कहा इनके स्थिति सदिश बना रहे हैं पहले की तरह। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्थिति सदिश किसका, इसका R1। इसका स्थिति सदिश कितना है, R2। फिर से 2 से 1 की तरफ चलेंगे तो ये वाली दिशा क्या आ जाएगी, ये होगा पहले की तरह ही होगा, R 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो ये R21 की दिशा Q2 से Q1 की तरफ है। और यहां से इधर की दिशा को क्या लिखेंगे, इस दिशा को लिखेंगे R12, 1 से Q1 से Q2 की दिशा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यदि विपरीत आवेश है तो कैसे सूत्र को लिखेंगे समझना। लगने वाले बल का मान F12, बताइए इस पर जो बल लगेगा किस दिशा में लगेगा। देखिए जो बल लगेगा, अब की बार F12 की दिशा ये वाली है, F12 इस दिशा में बल लग रहा है। तो अब सूत्र लिखेंगे F12, पहले आवेश पर बल लग रहा है दूसरे के द्वारा। मान क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बटे इनके बीच की दूरी का परिमाण R²। अब Q1 से Q2 की तरफ बल लग रहा है, इसलिए मैं इस दिशा, ये वाली कौन सी दिशा है, R12। तो ये क्या आ जाएगा यहां पर R12, और इसके ऊपर कैप आ जाएगी, ऊपर कैप आ जाएगी। तो ये कब काम करेगा, ये वाला हमारा फार्मूला, जब यहां पर भी 1 2 हो, यहां पर भी 1 2 हो। ये कब काम करेगा, जब दोनों आवेश विपरीत हो। देखेंगे जब दोनों विपरीत आवेश हो, आवेश हो। और लगने वाला बल क्या है, बल कैसा होना चाहिए,
आकर्षण होना चाहिए। तब सदिश रूप को ऐसे लिखा जाएगा। तब सदिश रूप ऐसे, यहां भी 1 2 यहां भी 1 2। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर कुछ जगह 1 2 लिखा रहता है, कुछ जगह 2 1 लिखा रहता है। तो समझ है ना, इस चीज को ऐसे समझना है। अब इस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। ये कौन सा बल होगा, F21। F21 इस दिशा में लगेगा, आकर्षण बल है, क्योंकि ये धन है ये ऋण है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, अंदर की ओर बल लगेगा। तो F21 को क्या लिखेंगे, F21 बराबर फिर से K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और अब की बार 2 से 1 की तरफ लग रहा है इधर की ओर बल, ये बिल्कुल ऊपर के समान है, तो यहां पे लिखेंगे R21 और ये लग गया क्या। तो ये आपका सदिश रूप हो गया, और ये बहुत अधिक कंफ्यूज करता है बच्चों को। सदिश रूप खासकर बहुत बार देखते हैं कि यहाँ F12 है तो यहाँ F1 R12 है, या और बहुत सी जगह पर यहाँ F12 है तो यहाँ R21 है। तो अब आपको समझ में आ गया। मुझे लगता है अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप थोड़ा सा इसमें और मनन करेंगे, थोड़ा सा बैठ के और सोचेंगे, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये मैंने कैसे निकाला, ये स्थिति सदिश वाला, ये स्थिति सदिश ये क्लास 11th में पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। यदि आपको वो बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा कि कैसे स्थिति सदिश ड्रॉ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सदिश रूप का महत्व मैंने बता दिया। देखिए यहां पर ये बता रखा है, जो मैंने आपको बातें बताई वही है। यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 है। ये कब होगा, यदि दोनों के दोनों जो आवेश होंगे वो समान होंगे, दोनों या तो धन आवेश हो या दोनों ऋण आवेश हो, तो ये वाला सूत्र होगा। और अगला, अब माध्यम का प्रभाव को समझ लेते हैं। माध्यम का प्रभाव मैंने आपको बता दिया था कि निर्वात के अलावा जैसे जैसे आप माध्यम बढ़ाते हैं वैसे वैसे बल का मान घटता है। बल का मान घटता है क्योंकि किसी भी माध्यम पे जो लगने वाला बल होता है वह किस पे लगने वाले बल, निर्वात में लगने वाले उन आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाले बल का कितना गुना हो जाता है, 1/K गुना हो जाता है। तो यदि ये सूत्र आपको ध्यान रहेगा तो मुझे लगता है काफी सारे फार्मूले आप, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। कहां से निकल के आता है, देखिए ये भी बहुत आसान है। आप जानते हैं यदि निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर, अब K ना लिखते हैं, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप चाहो तो K भी चाहो तो यहाँ पे लिख लो, वरना Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। ये कहाँ है, निर्वात में, यानी कि हम कह सकते हैं एयर में। एयर में अब किसी मीडियम की यदि बात करूं, मीडियम की बात करूं तो सूत्र आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ उस माध्यम का परावैद्युतांक K और आ जाएगा, ये आ गया। और साथ में वही है आवेश Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब की बार बल का मान क्या हो गया, F मीडियम। तो अब F मीडियम का मान निकालना है F एयर के पदों में, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या लिखना है, F मीडियम माध्यम का, माध्यम में रखे हुए आवेशों के बीच लगने वाला बल बटे निर्वात या वायु में रखे हुए आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। F मीडियम का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और एयर का मान कितना था, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए सब चीजें तो समान है। अब जो चीज कटेगी देखिए उसको काट दीजिए, Q1 Q2 से Q1 Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, तो क्या आ जाएगा, F मीडियम बटे F एयर बराबर, यहाँ था 1, ये K कहाँ चले जाएगा हर में, तो क्या आ गया 1/K। तो F मीडियम निकालना है तो कैसे निकलेगा, माध्यम में जो लगने वाला बल होगा F एयर के ऊपर गुणा कर दीजिए, F एयर और बटे क्या आ गया कांस्टेंट। इस तरीके से किसी माध्यम में दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वह उन्हीं आवेशों के उतनी ही दूरी पर जो हम निर्वात या वायु में रखते हैं उसका 1/K गुना हो जाता है, जहां K उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो इस तरीके से हमने इस चीज को समझ सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो पिछली स्लाइड में जो ये वाला फार्मूला था, मुझे लगता है ये मैंने आपको बता दिया है। और यहीं से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि निर्वात अथवा वायु के अलावा दो आवेशों के बीच
दो आवेश और उनके बीच की दूरी को यदि बदले ना, तो निर्वात में लगने वाले बल का मान सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे किसी और माध्यमों में हम डालते रहते हैं, लगने वाले बल का मान हमेशा घटता है। माध्यम डालने से जो लगने वाले बल का मान है वो कभी बढ़ता नहीं है, वो हमेशा घटता है। तो मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। अब कूलाम के नियम की सीमाएं केवल 30 सेकंड में समझ जाओगे। कूलाम के नियम की सीमाएं हैं कि केवल बिंदु आवेशों के लिए, बिंदु आवेश मैंने आपको समझा दिए थे वहां पर। बिंदु आवेशों का अर्थ है कि जो आवेश होने चाहिए वो किसी भी आकार के हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं। ये लीजिए, मैंने सिलेंडर का आकार ले लिया और दूसरा सिलेंडर मैंने यहां पर ले लिया, या यहां पर एक घन ले लिया, ऐसे करके एक घन ले लिया, ऐसे मैंने घन ले लिया। अब इनके बीच में लगने वाला बल निकाल रहा हूं मैं। सपोज मानो एक इसके केंद्र और इसके केंद्र के बीच की, ये मैंने ले लिया। तो अब ये तो कैसा है, सिलेंडर के आकार का है, बेलन के आकार है, इस पे आवेश है और इसमें घन के आकार का। क्या ये दोनों बिंदु आवेश होंगे? मैं कहूंगा हाँ होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है उसकी तुलना में इनका आकार क्या है, नगण्य है, बहुत कम है, सूक्ष्म है, इसलिए ये दोनों के दोनों बिंदु आवेश कहलाएंगे। लेकिन यदि ये यहां को इसको खिसका करके मैं बिल्कुल यहीं पर बना देता, यहां पर ले आऊं इस चीज को यहां पर, तब इनके बीच की जो दूरी होगी वो इनके आकारों की तुलना में बहुत अधिक नहीं होगी, तब इन दोनों को बिंदु आवेश नहीं लेंगे। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला केवल स्थिर आवेश, मैंने बताया था दोनों बिंदु आवेश केवल स्थिर होने चाहिए। यदि गतिशील होंगे तो उनके बीच में हम कूलाम के नियम को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर कुछ अन्य बातें भी शामिल हो जाएगी। जब कोई आवेश चलता है तो आप आगे जाकर के देखेंगे उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम कूलाम के नियम के द्वारा लगने वाले बल को ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई। तीसरा, न्यूनतम दूरी। दो आवेश के बीच में कूलाम का नियम केवल तभी काम करता है यदि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। यानी कि r का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर। यदि इससे कम दूरी हुई तो फिर वो नाभिकीय बल बन जाते हैं, और नाभिकीय बल वैद्युत, जब नाभिकीय बल जहां पर काम करता है वहां पर वैद्युत बल काम नहीं करता, इसलिए दूरी का मान हमेशा 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होगी। मुझे लगता है 3 चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब है तुलनात्मक। कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तुलनात्मक तुलना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कूलाम का नियम जो था वह प्रेरित था न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो अब दोनों में थोड़ी तुलना कर लेते हैं। सूत्र मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। पहले बल की प्रवृत्ति। कूलाम का नियम आकर्षण और प्रतिकर्षण 2 प्रकार का हो सकता है। ये केवल आकर्षण होगा क्योंकि ये आवेशों के बीच में लगता है, और ये किसके बीच में लगता है, द्रव्यमानों के बीच में। द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है, इसलिए केवल आकर्षण बल। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। पहली बात। दूसरा, निर्भरता। यह आवेशों पर निर्भर करती है और ये द्रव्यमानों पर। ये भी क्लियर हो गया। माध्यम का प्रभाव। कूलाम के नियम पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है, और जैसे जैसे निर्वात और वायु को छोड़ के जैसे जैसे आप माध्यम बढ़ाते जाओगे, माध्यम की डेंसिटी ज्यादा होगी, वैसे वैसे बल का मान घटता जाएगा। यहाँ पर ये है, ये माध्यम पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता, यानी कि ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि ये माध्यम पर निर्भर करता है। ये बात आपने समझनी। अगला, ताकत। ये जो हमारा वैद्युत बल होता है ये अत्यधिक शक्तिशाली है, और इसकी तुलना में जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत कमजोर है। आगे जाके इसकी तुलना भी करेंगे। एक न्यूमेरिकल आ रखा है आपके बिहार बोर्ड में, जहां पर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करवाई हुई है, तो उस न्यूमेरिकल में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। अब हमारा आ गया, देखिए यहां से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। ये सारे के सारे जो एमसीक्यू हैं ये बिहार बोर्ड के लिए हैं, और इसके अलावा अन्य बोर्ड्स में भी ठीक इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। मुक्त आवेश की परावैद्युतता या परावैद्युतशीलता भी कह सकते हैं, वैद्युतशीलता भी कहते हैं, परावैद्युतता भी कह सकते हैं, का ऐसा ही मात्रक होगा। 2021 और 2016 में प्रश्न आया है। तो मात्रक मैंने आपको हालांकि वहां बता दिया था, आप चाहें तो यहां पर समझ सकते हैं। एफ का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। देखिए एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर ले गया, यहां पर आ गया 1/4 पाई, मैंने यहां रख लिया, यहां पर आ गया Q1 Q2, और ये जो F था नीचे चले गया, ये हो गया F गुणा r²।
तो ये तो मात्रकहीन राशि है, ये तो मात्रकहीन राशि है 1/4 पाई, तो छोड़ देंगे। इसका मात्रक लिख लीजिए, आवेश का मात्रक कूलाम, दूसरे आवेश का मात्रक कूलाम, तो मात्रक क्या आ गया कूलाम स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर बटे एफ का मात्रक न्यूटन, और आर क्या होगी दूरी, दूरी का मात्रक क्या हो गया मीटर, और दूरी का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, संकेतांक में कूलम स्क्वायर बटे n1 m-2 यानी कि बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इन क्वेश्चंस को मेरे करने से पहले पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद जो हमारे कमेंट बॉक्स है उसमें बताना कि लास्ट में आपके एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू आपके सही गए, क्योंकि पीवाईक्यू है, यदि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब आप अच्छी तैयारी कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का सही मान निम्नलिखित में से कौन सा है। 2022 और 2013 में 2 बार आया ये वाला क्वेश्चन, तो चलिए इसको समझते हैं। आपको सीधे सीधे पता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की घात 9। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ -9 लिखा हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये 8.85 किसका मान होता है, ये हमारा मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये मात्रक को यदि छोड़ दें, इस मात्रक को यदि छोड़ दें, तो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है ये मान। तो सही आंसर कौन सा है, ये वाला है। आगे बढ़े। अगला हमारे पास आ गया, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युत वैद्युतता या विद्युतशीलता या परावैद्युत भी कहते हैं जिसे, किसके बराबर होती है, आपेक्षिक। अब देखिए आपेक्षिक मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था उसको एप्सिलॉन आर से या के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये माध्यम की विद्युतशीलता बटे किसके बराबर होती है, निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होती है। आज की क्लास में मैंने आपको समझाया, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये कब आया है, 2020 और 2024 में ये वाला प्रश्न है। आगे बढ़े। दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा करने पर उनके बीच लगने वाला बल, बहुत आसान है। अभी मैंने आपको समझाया था, दूरी आधी हुई तो बल 1/4 हो जाता है। वहां मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, F अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। यदि दूरी r है तो बल का मान है F। यदि दूरी क्या कर दी जाए, दूरी को आधा कर दें, तो दूरी आधा कर दें F बराबर, या F अनुक्रमानुपाती कर देते हैं, बाकी चीजें कांस्टेंट है। R की जगह क्या लिख लेंगे, अब की बार F नया बल आ गया, R की जगह r/2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1/r² की बटे कितना आ गया 4, 4 ऊपर चले गया तो ये गया 4/r²। और 1/r² किसके बराबर है, F के बराबर, तो 4 गुणा क्या आ जाएगा बेटा F, 4 और साथ में क्या आ जाएगा F आ जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, पहले बल की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। तो यदि दूरी को आधा करते हैं तो लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाता है, और इसी को वर्ग व्युत्क्रम अनुपाती का संबंध इसी से समझते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला 2021 का प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है। ये तो खैर फर्स्ट पोर्शन से था ये वाला पोर्शन, लेकिन इसके आप समझ सकते हो कितना होगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है। अगला, हवा में एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है। हवा में, हवा की जो होती है वो होती है 1, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है। एप्सिलॉन एम भी क्या है, निर्वात, और निर्वात की विद्युतशीलता भी कितनी होती है एप्सिलॉन 0, और बटे आ गया एप्सिलॉन 0 कट के कितना आ गया 1, एप्सिलॉन आर का मान हो गया 1, या आपसे के बोलता तो के का मान भी कितना आता 1, तो कितना आ गया आंसर, ऑप्शन ये हो गया। चलिए आगे बढ़े। स्थिर विद्युत बल की प्रकृति कैसी होती है। देखिए प्रकृति के बारे में आ रहा है, असंरक्षी है, संरक्षी है, घर्षण जैसी है, इनमें से कोई। इस चीज को थोड़ा सा समझना, संरक्षी बल या असंरक्षी बल आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, घर्षण बल तो एक अलग ही बल होता है। संरक्षी बल का मतलब होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि एक वस्तु यहां है, एक वस्तु यहां है, ठीक है। अब मैं इस वस्तु को, मान लिया ये पहला आवेश है Q1 और ये दूसरा आवेश है Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लो r है। अब यदि मैं, मेरी बात समझिए, यदि मैं इस Q2 आवेश को यहां से लेके आऊं, यहां से उठा करके मैं यहां पर ला रहा हूं, तो मेरे लाने के दो तरीके, एक तो यहां से घुमा करके यहां ले आऊं, और एक बार यहां से इधर घूम के इधर घूम के इधर घूम के घुमा करके फिर यहां लाऊं।
और अब कहूं कि इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, बल का मान तो पहले के बराबर होगा। बल तो इन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। इस Q2 आवेश को मैं यहां से किस रास्ते से लेकर के आऊं इस पर निर्भर नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है। ये किस माध्यम से, किस रास्ते से लेकर के आ रहे हैं, किस प्रोसेस से ला रहे हैं, इस पर निर्भर नहीं है। इसलिए ये कैसा बल है, संरक्षी बल है। इसको ध्यान रखो। तो चलिए, बाकी घर्षण बल आप जानते ही हैं। आगे चलें। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या है, एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकालते हैं समझिएगा, बहुत आसान है। सूत्र आपको पता ही है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो 1/4 पाई और यह आ गया Q1 Q2 बटे F गुणा R²। ठीक है, 1/4 पाई तो मात्रकहीन राशि है, इसको तो छोड़ देंगे। Q1 Q2 ये क्या आता है, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर बटे ये आता है न्यूटन और ये आ जाता है मीटर स्क्वायर। ये तो मात्रक निकल गया, हमें निकालनी है विमा। तो आपको पता है सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी, क्योंकि Q का मात्रक जो कूलाम होता है वो मूल मात्रक नहीं है, इसलिए उसकी कोई विमा नहीं होती। ठीक है, उसकी विमा हम मूल मात्रकों के पदों में ही व्यक्त करते हैं, मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। तो सूत्र है Q बराबर IT। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और T का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसकी विमा आ जाती है A और साथ में क्या आ गई T। ये Q की विमा आ गई, क्लियर होगी। कूलाम की विमा AT आ गई। दूसरा है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल, और बल की विमा आपको पता ही है, बल बराबर होता है MLT-2। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान का विमा M और त्वरण की विमा LT-2। तो बल की विमा यह आ गई। बाकी मीटर की विमा आपको पता ही है, मीटर स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी, L² होगी। बस ये मान यहां पर रख देते हैं तो कितना आ गया, कूलम स्क्वायर यानी कि AT² बटे न्यूटन MLT-2 और साथ में क्या आ जाएगा, L²। तो कैसे निकाल लेंगे, यह आ जाएगा A² T² बटे नीचे आ गया MLT-2 L²। तो ये L² और L की घात कितनी हो गई, 3, यानी कि क्या आ गया, A² T² बटे L की घात 3 T की घात -2। बस अब ये निकल जाएगी। पहले M ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, M-1, L ऊपर जाके के -3, T ऊपर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 पहले से 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4, T की घात कितनी होगी, 4, और A² है तो साथ में आ गया T की घात 2, और ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, M-1 L-3 L-3 T की घात 4 और A², यानी कि ऑप्शन ए सही है। देखिए सीधे भी मैं आपको बता सकता था, लेकिन मैंने इतना प्रोसेस इसलिए लगाया कि भविष्य में आपको किसी दूसरे सूत्र की विमा निकालनी हो तो आपको जरा सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 बार आया था प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, 2015 2020 में आया था। आप कभी भी रटिएगा नहीं विमाओं को, रटोगे तो गलती हो सकती है, निकालोगे तो आसानी से सही आपकी निकल के आएगी। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो ध्यान रखना है आपने कि यहीं पर मैं बता रहा हूं सबका, निर्वात या वायु का जो K की वैल्यू जो होती है, निर्वात और वायु की होती है 1, जल की होती है 80, और हम कह सकते हैं धातु की होती है, ये होती है इन्फिनिटी। तो ये यदि आपको 3 चीजें पता है, लगभग इसी में प्रश्न आते हैं। तो ये धातु का परावैद्युतांक यानी कि K पूछ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, अनंत के बराबर होगा। ये 3 आपने ध्यान रखना है, ये कई बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़े। पानी का परावैद्युतांक स्थितांक कितना होता है, जो मैंने भी आपको बताया था। तो अभी आपको पिछले की स्लाइड में मैंने बताया, जल या पानी का कितना होता है, 80 होता है। K की वैल्यू 80 होती है, या एप्सिलॉन R की वैल्यू 80 होती है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ये होती है 80। सही आंसर होगा। आगे चले। एक कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है। ESU को कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये सीधा सीधा इसका आंसर होता है 3 × 10⁹ कितने ESU के बराबर होता है, 1 कूलम 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़े। कूलाम का नियम किसके लिए मुख्य रूप से मान्य है, किसके लिए मान्य है।
तो क्या खास बात है केवल बड़े गोलीय आवेशों के लिए? नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी काम करता है, जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। केवल बिंदु आवेशों के लिए हाँ, परिभाषा में आता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। तो बिंदु आवेश बिल्कुल सही है, ये सही है। गतिशील आवेशों के लिए मैंने कहा था गतिशील आवेश में काम नहीं करता है। गतिशील आवेश होंगे तो वहां चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, आगे जाके आप पढ़ेंगे क्लास में, तो ये काम नहीं करेगा। केवल परमाणुओं के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन बी है। आगे बढ़े। यदि किसी वस्तु पर धनावेश है तो इसका अर्थ है, 2018 में आया है, यदि किसी वस्तु पर धनावेश है तो इसका अर्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए। बिल्कुल गलत। जब कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इलेक्ट्रॉन बाहर दे दे, तो ये कैसा बन जाता है? धनावेश बन जाता है। और कोई भी यदि मेरे पास वस्तु है, यदि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये कैसी बन जाती है? ऋणावेश बन जाती है। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु पर धनावेश है तो इसका अर्थ है उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, उसने इलेक्ट्रॉन खो दिए। बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन। प्रोटॉन बाहर निकल गए, प्रोटॉन तो कभी निकलते ही नहीं है क्योंकि वो नाभिक में होते हैं। तो प्रोटोनों को किसी भी विधि से नहीं निकाल सकते, केवल कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है जिसमें नाभिक, बड़ा नाभिक टूट के छोटे नाभिकों में बढ़ जाता है, वो हो सकता है नाभिकीय अभिक्रियाओं में, लेकिन सामान्यतः प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता। ठीक है, अगली बात क्लियर होगी। द्रव्यमान बढ़ जाता है, द्रव्यमान तो बढ़ेगा ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका द्रव्यमान कम होगा। चलिए आगे बढ़े। आवेश का सबसे छोटा मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? आपको पता होना चाहिए। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है हमारा फ्रैंकलिन। सही ऑप्शन है ये। और ये वाला जो होता है फैरेड, ये होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ये होता है लगभग 96,500 कूलम के बराबर होता है ये वाला। और ये हमारा होता है 9 लाख, 9 लाख होता है, 9 नहीं बल्कि ये होता है 3,33,000 और लगभग होता है बेटा 564 गुणा 10 की घात माइनस, इतना अधिक छोटा होता है कि ये 10 की घात माइनस 10 कूलम के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, एक फ्रैंकलिन बराबर होता है, एक फ्रैंकलिन बराबर 3,33,564 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम के बराबर होता है। इसलिए सबसे छोटा मात्रक ये है और सबसे बड़ा मात्रक ये होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है एक फैराडे। क्लियर होगी बात? बाकी मिली कूलम आपको पता ही है, एक मिली कूलम 10 की घात माइनस 3 कूलम के बराबर होगा और एक कूलम तो एक कूलम ही है। अब इनको कंपेयर कर लीजिए, सबसे बड़ा मात्रक ये वाला, सबसे छोटा मात्रक ये वाला, इसके बाद जो छोटा है वो ये वाला है और उससे ज्यादा छोटा है ये, और ये सबसे। कंपेरिजन हो गया सबका। आगे बढ़े। आवेश की विमा क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी। आई का मात्रक कितना होता है? एम्पियर। और टी का मात्रक क्या होता है बेटा? ये होता है सेकेंड। एम्पियर की विमा होती है A, सेकेंड की विमा क्या होती है? T। AT आ गया, क्या आ जाएगा? AT। क्लियर हो गया? ये 2020 में पूछा हुआ है। आगे बढ़े। एक पृथककारी चालक गोलक को ऋण आवेश दिया जाता है। कैसा आवेश दे रहे हैं? ऋण आवेश। ऋण आवेश दे रहे हैं, इसका मतलब क्या दे रहे हैं उसको? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तभी वो ऋण आवेशित होगा। तो इसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन में कुछ द्रव्यमान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है Me जिसे हम कहते हैं, वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन देने पे जिस वस्तु पे ये जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, उसका द्रव्यमान इतना बढ़ जाएगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ज्यादा बढ़ेगा, तो द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। देखेंगे बढ़ेगा। चालक गोले को ऋण आवेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ध्यान रखना। अगला, कूलम्ब बल किस प्रकार का बल है? 2014 में प्रश्न पूछा हुआ है। किस प्रकार का बल है? केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल तो केवल पिंडों के बीच काम करता है और उसके लिए पिंड आवेशित होने जरूरी नहीं है, तो ये तो नहीं है। केंद्रीय बल बिल्कुल होता है। केंद्रीय बल का मतलब होता है कि पहला आवेश मान लो इतना बड़ा गोला है और दूसरा आवेश, जिस वस्तु पर आवेश है वो भी इतना बड़ा गोला है। अब बल किस किस, इस सिरे से इस सिरे के बीच में लगेगा, या इस सिरे से इस सिरे के बीच में लगेगा, या इस सिरे से इस बिंदु के बीच लगेगा? तो कूलाम के नियम के अनुसार जो बल लगता है, दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है और केंद्रों के बीच में लगता है। यानी कि जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा, इस गोले का केंद्र ये और इस गोले का केंद्र ये, इनके केंद्रों के बीच में बल लगेगा। ध्यान रखना, जो बल होगा इन केंद्रों के बीच में लगेगा। तो कैसा बल है? केंद्रीय बल। सही है।
विद्युत बल, आवेशों के बीच बल लग रहा है तो विद्युत बल है, ये भी सही है। इसलिए क्या है, ए और बी दोनों, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों के दोनों हमारे सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों। क्लियर होगी बात। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या कम हो जाती है, बढ़ जाती है, उतनी रहती है, शून्य हो जाती है। 2016 में प्रश्न पूछा, काफी बार ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये कूलम के जो नियम है उसी पर आधारित है। कूलम का नियम कहता है, या आपने आवेशों की प्रवृत्ति समझी होगी, तो आवेशों की प्रवृत्ति कहती है समान आवेशों पर यदि एक धन आवेश है दूसरा भी धन आवेश है तो इनके बीच में कैसा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। और यदि समान आवेश होगा, एक धन होगा और एक ऋण होगा, तो इनके बीच में कैसा काम करेगा, आकर्षण। यदि ये आपको नियम पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते। मैंने एक गोला लिया, इस गोले को लिया और इसको कुछ आवेश दे दिया, साबुन के बुलबुल को आवेशित किया। अब आवेश, मैं उसको ऋण आवेश दे करके आवेशित कर सकता हूँ। तो जब मैंने ऋण आवेश दिया तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फैल गए, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, विद्युत बल लगाएगा। तो इन पर समान आवेश है, सब पर समान आवेश है, सारे के सारे ऋणावेशित हैं, तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा, ये वाला, ये इस दिशा में जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा, इस दिशा में जाएगा। तो ये बाहर की ओर धक्का मारेंगे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धक्का मारेगा, जिसके कारण उसकी जो त्रिज्या होगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और वो इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा फैल जाएगा। तो त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाती है, समझना है आपको। क्लियर होगी ये बात। चलिए, मुझे लगता है आसान है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब यहां से हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं न्यूमेरिकल वाले। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू तो यहां पर खत्म हो गया, हम न्यूमेरिकल बेस्ड आ गए। ये 2012 में प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, क्या कहते हैं, दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। पहला स्टेप, कभी भी न्यूमेरिकल करें, सबको स्टैंडर्ड यानी कि मानक मात्रकों में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन होगा Q1 आवेश कितना है, Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलम के बराबर होता है। तो 2 माइक्रोकूलाम 2 गुणा 10 की घात -6। दूसरा कितना है, 4 माइक्रोकूलाम, तो Q2 बराबर क्या आ गया, 4 माइक्रोकूलाम, यानी कि 4 गुणा 10 की घात -6 कूलम। उनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि R का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब कितना आ गया, या फिर इसको लिख लीजिए 10 की घात -1 मीटर लिख सकते हैं, ऐसे लिख लिया। अब बल की गणना करनी है, बल का सूत्र आपको पता है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। क्योंकि दोनों कहाँ पर है, निर्वात पे, ये मान लीजिए उनके बीच में निर्वात है, कुछ नहीं दे रखा तो निर्वात मान है। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान 2 गुणा 10 की घात -6, Q2 का मान 4 गुणा 10 की घात -6 बटे R² का मान 10 की घात -1 का स्क्वायर, 10 की घात -1 का। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 8 नहीं 72, ये हो गया 72 मल्टीप्लाई 10 की घात -6 और -6 10 की घात -12 और उसमें +9 कर देंगे तो कितने आ गया, 10 की घात 3 माइनस में, और 10 की घात -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -2 हो गया। ये ऊपर चली जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो कितना गया 72 गुणा 10 की घात -3 और +2। ये 10 की घात -2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, इसका निशान 2 का, तो यह गया +2, तो कितना आ गया 72 गुणा 10 की घात -1, और 1 को जब इधर लाएंगे तो डेसिमल का निशान पीछे से आगे ले जाएंगे तो ये हो गया 7.2 और साथ में क्या गया न्यूटन। तो लगने वाले बल का मान 7.2 न्यूटन के बराबर होगा। इस प्रकार से हमने क्या कर ली, विद्युत बल की गणना कर ली। तो मुझे लग रहा है आसान है, कोई कठिन नहीं है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। चलिए आगे बढ़े। बेटा कोई भी दिक्कत होने पर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, कहीं पर आपको लग रहा है सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो भी लिखिए, जिससे मैं आगे की वीडियोस में उनको क्लियर कर पाऊँ। अगला प्रश्न ये आ रखा है 2018 में, क्या कह रहे हैं, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए
कितना कर दिया, दूरी को 3 गुना। तो जो नई दूरी होगी, R1 मान लेते हैं नई दूरी, वो पहले यदि दूरी R थी तो कितनी होगी 3R। तो नया बल, प्रारंभिक बल मान लेते हैं, प्रारंभिक बल कितना था F, तो जो नया बल है वो क्या मान लिया मैंने F1। नया बल प्रारंभिक बल का कितना गुना होगा। तो चलिए समझते हैं इसको, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, वैसे तो मैं इसका आंसर सीधे मुझबानी ही दे सकता हूँ, आप भी दे सकते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। पहला जो बल था वो था F बराबर शुरू में K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, क्योंकि जब आवेश पहला ये था Q1, दूसरा यहाँ पर था Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी थी R। अब हमने बल का मान हमारा ये हो गया। अब दूरी को 3 गुना कर दिया, Q1 तो यहीं पर है, अब Q2 को हम इतनी दूरी पर ले गए, ये आ गया Q2। अब ये पहले की तरह कितना हो गया 3R हो गया। तो अब लगने वाला नया बल क्या आ जाएगा, जिसे मैं F डैश कह रहा हूँ, वह K Q1 Q2 बटे बीच की दूरी कितनी होगी 3R, तो लिखेंगे 3R का स्क्वायर। तो कितना आ गया K Q1 Q2 बटे 3 तिया 9 और साथ में क्या गया R स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F डैश बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये पूरा पोर्शन एक साथ लिख लिया और 1/9 बच गया, इसको मैंने ये लिख लिया 1/9 ऐसे लिख लिया। K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर किसके बराबर है, ये तो F के बराबर है। तो समीकरण 1 से K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का मान F रख दें तो क्या आ जाएगा, F डैश बराबर F गुणा 1/9, यानी कि F डैश बराबर F बटे 9। तो जो नया बल होगा वो पहले बल का 1/9 गुना हो जाएगा, या उसका 9वां हिस्सा रह जाएगा। तो यदि दूरी हमने स्टार्टिंग में बताया था इसमें कि यदि दूरी 2 गुना बढ़ाएंगे तो बल 1/4 रह जाएगा, 3 गुना बढ़ाएंगे तो 1/9 रह जाएगा, 4 गुना बढ़ाएंगे तो 1/16 रह जाएगा बल प्रारंभिक बल की तुलना में। इस प्रकार से इसको आपने सॉल्व करना। मुझे लगता है आसान है, क्लियर हो गया होगा। मात्रा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों तरफ बल है। अगला, निर्वात में दो आवेशों के बीच बल 24 न्यूटन है। यदि K बराबर 4 हो तो माध्यम में रखा जाए तो बल का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना, आपने 2015 में प्रश्न आया है, आसान प्रश्न है। F बराबर है K, अब K को हटा रहा हूं मैं, पूरा वैल्यू लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K भी मैंने लिख लिया, ठीक है। K साथ में आ गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये सूत्र। सबसे पहले यदि निर्वात के लिए बात करें, निर्वात के लिए K का मान होता है बेटा 1, तो लगने वाला बल जो निर्वात वाली बात कर रहे हैं उसके लिए कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इसका मान कितना हो गया 24 न्यूटन। इसका मान कितना है 24 न्यूटन। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या रख दिया, K बराबर 4 वाला माध्यम रख दिया। तो माध्यम रखते हैं तो सूत्र क्या आ जाता है आपके पास, माध्यम के लिए K का मान कितना है 4, तो फॉर्मूला आ गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम का मान कितना आ गया, इस वाले फॉर्मूले में K का मान 4 है तो क्या लिख लेंगे मल्टीप्लाई 4, साथ में आ गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, बाकी सब चीजें सेम। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा जो मान है, ये जो पूरा का पूरा मान है, ये पूरा का पूरा मान किसके बराबर है, ये तो इसके बराबर है, F निर्वात के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे M मीडियम, F मीडियम बराबर, ये पूरा निर्वात के बराबर है, F निर्वात बटे कितना आ गया 4, ये आ गया। F निर्वात का मान कितना है, F निर्वात का मान तो 24 न्यूटन है, तो सीधे लिख लिया 24 बटे 4, कटेगा तो कितना आ गया 6 न्यूटन। तो जो माध्यम पे जो हमारा बल लगेगा वो क्या होगा 6 न्यूटन के बराबर रह जाएगा, यदि 4 परावैद्युतांक वाला हमने माध्यम दोनों आवेशों के बीच में डाल दिया। इस तरीके से इसको आपने सॉल्व करना है। आसान प्रश्न है, थोड़े थोड़े जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके ये प्रश्न आसान आपको लगने लगेंगे। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 4 है, ये 2023 में पूछा हुआ है, जल्द ही पूछा हुआ है। दो प्रोटोनों के बीच की दूरी इतनी है, उनके बीच प्रतिकर्षण बल निकालें। तो देखिए, प्रोटॉन पर आवेश आपको पता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, धनात्मक होता है, तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब कहाँ लगाना है, निर्वात में ही निकालेंगे इनके बीच, यदि कोई माध्यम नहीं आपको नहीं दे रखा है तो निर्वात में निकालेंगे। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे क्या होता है R स्क्वायर। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, दूसरे प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम बटे
दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 गुणा 10 की घात माइनस 15, तो लिखेंगे 4 गुणा 10 की घात माइनस 15। स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख रहा हूँ, 4 गुणा 10 की घात माइनस 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो चीज़ें कटेंगी उसको काट देंगे। देखिए 4 से काट देंगे तो 4 चौको 16, तो इसको काटेंगे तो 0.4 आ गया। और 4 से काट देंगे इसको तो ये 0.1 आ गया। ठीक है, 0.1 की आप सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 निम्मा 144 और 2 डेसिमल है तो ये आ गया 1.44। मल्टीप्लीकेशन कर लेना, 9 गुणा 0.1 गुणा 1.6, तो 16 निम्मा 144 और डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो 2 पीछे से 2 मैंने डेसिमल के बाद अंक रख दिए। अब देखिए पावर को सॉल्व करते हैं। 10 की घात माइनस 15, 10 की घात माइनस 19, तो कितनी बच गई ऊपर? 10 की घात माइनस 4, इसमें भी बच गई 10 की घात माइनस 4। माइनस 4 और माइनस 4, 10 की घात माइनस 8, और ये है 10 की घात 9, तो 10 की घात 9 माइनस 8, तो कितनी आएगी? 1.44 गुणा 10 की घात 1, यानी कि 1.44 गुणा 10, यानी कि कितना आ गया? 14.4 न्यूटन। तो लगने वाले बल का मान क्या आ गया? 14.4 न्यूटन के बराबर हो। ये लगता है आसान है बच्चों, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस थोड़ी सी वैल्यू रख के आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटिव पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए, तो आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो जाए। आगे बढ़े। 2022 में प्रश्न पूछा हुआ है ये, क्या कहते हैं ये? 0.53 एंगस्ट्रॉम दूरी। तो देखिए सबसे पहले दूरी r का मान दिया है 0.53, और ये जो निशान होता है ये होता है एंगस्ट्रॉम का। तो ध्यान रखना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, तो r का मान हो गया 0.53 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। क्लियर होगी बात? दूरी हमने देख ली। और स्थित एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही है, Q1 Q2 दोनों के मान समान है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है हमारा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ये माइनस में होता है। और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और ये किस में होता है? प्लस में होता है। बस इतना अंतर हो। तो रखे वैल्यू, क्या होता है सूत्र? F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। K का मान आपको पता है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। Q1 का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, Q2 का मान भी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और नीचे की ओर हमारा क्या आ गया? R की वैल्यू 0.53 गुणा 10 की घात माइनस 10 और गुणा 0.53 गुणा 10 की घात माइनस 10, ये आ गया। बस इसको आपने सॉल्व करना। तो मुझे लग रहा है आसान है, क्योंकि 1.6 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 2.56, और 53 की 53 में गुणा करेंगे तो लगभग इतना ही आएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 गुणा 5 तिया 15, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया? 9, ये आ गया, ये 0.53 है, 0 डेसिमल, तो ये आ गया 0.27। तो जितना ये 2.56 आ रहा है लगभग इतना ही है। मैं लगभग अप्रोक्सीमेशन में मान निकाल रहा हूँ। यदि आप चाहो तो इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। या फिर आप एक काम कर लीजिए, इसमें 2.56 में 9 की गुणा कर देंगे तो मल्टीप्लाई 9, तो 9 छिक 54, 9 पंजे 45, 50, 9 दूनी 18 और 5 23, तो 23.04 मान आ गया ऊपर का, 23.04 बटे नीचे वैल्यू कितनी आ गई? 27.09 लिख रहा हूँ फिलहाल में से, 27.09 ऐसे लिख लिया मैंने। और साथ में आप इसकी वैल्यू 10 की घात माइनस 10 माइनस 10, 10 की घात माइनस 20, और मैं 2 डेसिमल इधर ले गया तो 10 की घात माइनस 2 और लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। और ऊपर की ओर पावर कितनी आ जाएगी? 10 की घात 19 और 19, या एक 9 कम कर दीजिए तो कितनी आ गई? 10 की घात माइनस 29 आ गई, इतनी आ गई। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। मुझे लगता है कैलकुलेटिव पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतने न्यूटन आपका मान निकल के आ जाएगा। अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आता है तो आप इसको केवल पावर्स देख के इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कैलकुलेशन ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ बेटा, क्योंकि फिर इसमें आपका टाइम वेस्ट हो। कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हो, मैं जानता हूँ। तो कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा जहाँ ज़्यादा जटिल आएगी। अगला प्रश्न संख्या 6 2013 में पूछा हुआ है। अच्छा प्रश्न है ये वाला। एक आवेश Q को दो भागों Q1 और Q माइनस स्मॉल q में विभाजित किया गया है। अधिकतम बल के लिए Q का मान क्या होना चाहिए? बहुत बार 1 नंबर का सीधे प्रश्न आता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन प्रश्नों में जब भी आपके पास आपसे पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न, तो जो भी आपके पास आवेश होगा Q, उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि Q/2 प्लस Q/2। अब इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो सबसे अधिक होगा। तो एक एग्जांपल से समझा। मान लो मेरे पास 10 कूलम का एक आवेश है, मुझे इसे दो हिस्सों में बांटना है और इनके बीच की दूरी 1 रखनी है। अब मुझे देखना बल कब ज्यादा लगे। ठीक है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं बल का, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यदि मैं K और R स्क्वायर को कांस्टेंट ले लूं तो F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के, इनके गुणनफल के। जिसमें गुणनफल का मान ज्यादा होगा उसमें बल का मान ज्यादा होगा, सामान्य सी बात। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस 10 को दो हिस्सों में बांट लो। कैसे कैसे बांट सकते हैं? पहला तो मैं इसमें लिख सकता हूं, एक पहला ले सकता हूं 9 और दूसरा क्या लिख सकता हूं 1। एक पहला 1 और दूसरा 9 और 1, इनका गुणनफल करो, 9 एकम 9। दूसरा मैं लिख सकता हूं 8 और दूसरा लिख सकता हूं 2, तो 8 दूनी कितना आ गया 16। तीसरा 7 और 3, दो हिस्सों में बांटना है ना। एक वस्तु पर आवेश 7 कूलम, दूसरे पर 3 कूलम, तो 7 तियां कितना आ गया 21। फिर अगले में 6 और फिर 4, तो कितना आ गया 6 चको 24। अगले में 5 5, तो 5 पंजे 25। फिर अगले में यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, तो 6 चको 24। तो आप क्या देख रहे हैं, 9 1 करने पर मान कम था, इधर का मान बढ़ाते रहे 8 2 7 3 6 4, तो मान बढ़ता रहा, लेकिन बराबर करने पर मान अधिकतम हो गया 25। इन दोनों का गुणनफल हो गया 25। उसके बाद फिर से आप इधर की वैल्यू को और इधर डालते जाओगे, यानी कि 5 5 फिर 4 6 फिर 3 7, तो यही वैल्यू रिपीट होती जाए। इसका मतलब है बराबर होने पर गुणनफल अधिकतम आ रहा है। यहाँ पर गुणनफल का मान क्या है, अधिकतम है। इसलिए क्या लिख लेंगे कि जो मान होना चाहिए वो आधा आधा होना चाहिए। क्या कहा, एक आवेश Q को दो भागों में Q और कैपिटल Q माइनस Q में विभाजित किया गया। अधिकतम बल के लिए Q का मान क्या होना चाहिए, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेंगे Q बराबर क्या होगा कैपिटल Q बटे 2, इसके बराबर। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ, मुझे लगता है क्लियर है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर आवेश 1 मीटर की दूरी पर है, उनके बीच बल का मान न्यूटन में क्या होगा। काफी आसान है, ऐसे अब हमने बहुत प्रश्न कर लिए हैं, 2014 में आया था प्रश्न। यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलाम, यानी कि 1 गुणा 10 की घात -6 कूलम। और R कितनी दे दी आपको, 1 मीटर दे दी। सीधे वैल्यू रखेंगे, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। A का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान 1 गुणा 10 की घात -6, तो Q2 का मान 1 गुणा 10 की घात -6 बटे R का मान कितना है 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैसे ही रह जाएगा। तो कितना आ गया, 9 का 9 आ गया। अब देखिए क्या गया 10 की घात 9, 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -12 और 9 है प्लस का, तो कितना आ गया 10 की घात -3। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो क्या आ जाएगा इतने न्यूटन। तो लगने वाले बल का मान 9 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन के बराबर। ऐसे इसको सॉल्व करें। अगला प्रश्न, 8 आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना बल है, तो दूरी 4 सेंटीमीटर करने पर कितना रह जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करा इसने, R जो हमारा था वो था 2 सेंटीमीटर, और बाद में जो ये R कर दिया वो पहले की तुलना में कितना कर दिया, जो R1 है वो 2R कर दिया। तो दूरी दुगनी करते हैं तो बल का मान क्या हो जाता है, चौथाई रह जाता है, पहले से जानते हैं। तो ये बल का मान इसका 1/4 रह जाएगा। ऐसे से सॉल्व करेंगे, करके दिखा देता हूं मैं आपको। सॉल्यूशन 2020 में पूछा हुआ है। F का मान कितना है K, और Q1 Q2 बटे कितना आ गया R लिख लिया मैंने। अब देखिए इसमें मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, मैं केवल बल को कंपेयर करके बताया। ये R का मान इतना, ठीक है। यहाँ मैंने लिखी, जबकि R बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर है,
2 सेंटीमीटर। और F का मान कितना आ गया, यहाँ भी लिख लेता हूँ। इस F का मान निकल के आया 0.4 न्यूटन था ये, जब R बराबर 2 सेंटीमीटर है। अब की बार जब R1 बराबर है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणा 2 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 2R लिख सकता हूँ। क्या R का मान 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 2 यानी कि 2R। तो नया बल क्या आ जाएगा, F डैश बराबर K Q1 Q2 बटे R का मान कितना हो गया, R डैश, सॉरी R1 लिखा है मैंने तो R1 ही लिखते हैं, R1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा K Q1 Q2 बटे R1 यानी कि क्या आ गया 2R का स्क्वायर। तो क्या आ गया K Q1 Q2 बटे 2 दूनी 4R स्क्वायर, यानी कि K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4। और आपको पता है ये हम निकाल रहे हैं F डैश का मान, तो क्या आ जाएगा F डैश बराबर, ये जो पूरा का पूरा मान है, ये पूरा मान किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा मान किसके बराबर है, ये तो F के बराबर है, F के बराबर। तो क्या लिख लेंगे, F मल्टीप्लाई 1/4। और F का मान कितना है, इस F का मान 0.4 न्यूटन, तो क्या लिख लेंगे 0.4 गुणा 1/4 भाग देंगे तो 0.1 न्यूटन के बराबर होगा। जो नए बल का मान होगा 0.1। हम मौखिक भी कर सकते थे, थोड़ा सॉल्व कर लिया, आपकी थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। चलिए आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कोटि क्या है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, ये 2019 में तो पूछा ही है। इसको सॉल्व करते हैं, केवल कोटि निकालेंगे हम, लगभग उसकी कितनी घात के रूप में, एग्जैक्ट मान नहीं निकाल रहे हैं, वो भी कोटि पूछ रहा है आपसे, अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की कोटि। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये है। और दूसरा है FM बराबर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो मास के ऊपर डिपेंड करता है, वो बराबर आ गया कैपिटल G M1 M2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या चीजें जो कटेगी उनको काट दीजिए। देखिए R स्क्वायर से तो R स्क्वायर कट गया, ठीक है, R स्क्वायर से R स्क्वायर हमने काट दिया, तो क्या आ गया बराबर K Q1 Q2 बटे यहाँ पर आ गया Z M1 M2। बस ये मान रखना है, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये भी आ गया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम बटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल। अब देखिए इसके द्रव्यमान लिख लेते हैं, तो इसका द्रव्यमान लगभग हमारा होता है, G का मान हमारा आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 और M1 का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो लगभग 10 की घात -18 के बराबर होता है, 10 की घात -18 के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। बस आपने इसको सॉल्व करके इसकी कोटि निकाल देनी है। तो देखिए पावर्स लगभग, ये लगभग जो निकल के आती है ये 10 की घात लगभग 42-43 के लगभग आएगी निकल के। आप इसे कैलकुलेट करके देखना कि 10 की घात 43 के लगभग निकल के आई, यानी कि जो वैद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 43 घात गुना बड़ा होता है। ये फर्स्ट चैप्टर में आप यदि इसमें देखेंगे, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, लगभग इतना ही आपका मान निकल के आएगा। बस थोड़ा सा प्रोटॉन के द्रव्यमान को भी आप सही से रख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। दो आवेशों के बीच की दूरी r बढ़ाकर 5r करने पर कूलाम्ब बल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो हमने क्या करा, दो आवेशों के बीच की दूरी पहले r रखी, तो क्या आ गया F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये आ गया। अब दूरी 5r कर दी, तो नया F डैश बराबर K Q1 Q2 बटे स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25 R इसके बराबर आ जाएगा, 25 R स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कितना आ गया। अब K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर तो F के बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे F बटे 25 लिख सकता हूँ। तो जो नया बल होगा वो पुराने बल का 1/25 रह गया। क्लियर होगी बात।
अब आपसे क्या कह रहा है, कूलाम बल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो कमी कितनी हुई, कमी कितने कमी थी, पहले बल था F, हाँ बाद में बल कितना हो गया F/25, या आप पहले चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, पहले बल था F, बाद में F डैश रह गया, F माइनस F डैश का मान F/25, सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 25, तो हो गया 25F माइनस F, तो ये आ गया 24F/, ये निकल के आ गया, जो कमी आई है वो इतने आई है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो कितना आ गया 25 चौको 100, 24 चौको 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96% की कमी आएगी। कमी कितनी होगी बेटा, 96% की कमी हो जाएगी। केवल आपने दूरी 5 गुना करी, लेकिन बल पहले यदि 100% था, अब केवल वो 4% रह जाएगा, यानी कि 96% वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे तो आपके समान इक्वल मार्क्स के होते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में, तो वह एमसीक्यू की फॉर्म में से पूछ लेते हैं। अगला देखें, दो कॉपर आयन 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर है, उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करें। अब आपको इसको समझना है, इस आयन का क्या मतलब है। इस आयन का मतलब है, इस कॉपर आयन ने अपने भीतर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो यानी कि इस पर जो आवेश है 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर है, 2 प्रोटॉन का आवेश, इस पे 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर मान रह गया। तो यानी कि ऐसे 2 आयन हैं, तो Q1 बराबर Q2 बराबर 2 गुणा, एक प्रोटॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, तो कितना आ जाएगा ये, इसके बराबर हो गया, यानी कि 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे लिख सकते हैं। 10⁻⁻10 मीटर की दूरी है, यानी कि अब R का मान कितना दे दिया, 10⁻⁻10 मीटर मान दे दिया। अब निकाल लेंगे, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, K का मान 9 गुणा 10⁻9, Q1 का मान 3.2, या ऐसे में ही रखते हैं, चलिए 3.2 गुणा 10⁻⁻19, दूसरा भी 3.2 गुणा 10⁻⁻19, ये हो गया बटे R का मान कितना है 10⁻⁻10, तो स्क्वायर कर देंगे, -10 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, 16 256 होता है, और 256 इसमें 4 की गुणा कर दें, या 4 9 36 की गुणा कर देते हैं, 6 36, 6 पंजे 30, 3 33, 6 दूनी 12, 13 14 15 गुणा 3 6 18, 3 पंजे 15 16, 3 6 1 7, 6 3 11, 6 5 11 1 12, 7 8 1 9, और डेसिमल आ गया 92.16, तो ये लगभग हमारा आ गया 92.16 गुणा। पावर्स को सॉल्व करें, ये मैंने ऊपर की कैलकुलेशन कर दी, 3.2 की 3.2 में गुणा करी, मैंने 16 की 16 में गुणा करी, 256 आ गया, और उसके बाद 2 और 2 4 हो गया, 4 9 36, 36 की मैंने गुणा और कर दी थी, ऐसे मैंने इसे सॉल्व किया। और साथ में कितना आ गया 10⁻19, 9 घट गया 10⁻−29 बटे नीचे आ गया 10⁻−20, तो 20 इसे और कम कर देंगे, तो 92.16 गुणा 10⁻−9 आ गया, और एक डेसिमल इधर की ओर लाएंगे तो 9.216 गुणा 10⁻−8, इतने न्यूटन का क्या होगा, बल लगे। इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, यदि इसके ऊपर 2 धन लिखे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस पे जो टोटल आवेश होगा वो 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा, और उसी से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 12 2024 में आया है लेटेस्ट, 10 माइक्रोकुलाम और 40 माइक्रोकुलाम के आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, बल्कि गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ये हमारा पास Q1 का मान दे दिया, Q1 बराबर 10 माइक्रोकुलाम यानी कि 10 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 10⁻⁻5 कूलम, और दूसरा 40 माइक्रोकुलाम यानी कि Q2 बराबर 40 माइक्रोकुलाम यानी कि 40 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि कितना आ गया 4 गुणा 10⁻⁻5 कूलम, ऐसे लिख सकते हैं। अब बीच की दूरी कितनी दी 20 सेंटीमीटर, तो R का मान कितना है 20 सेंटीमीटर,
इसको लिख लेंगे 20/100 मीटर में बदल गया, 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, 0.2 मीटर। आप इसे ऐसे लिख सकते, ठीक है। अब क्या करना है, बल की गणना करनी है, तो F बराबर K Q1 Q2/r²। फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, K का मान 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना आया बेटा, Q1 का मान आया है 10⁻−5 कूलाम। Q2 का मान ये है 4 × 10⁻5, 4 × 10⁻5 बटे R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 × 0.2 स्क्वायर कर दिया, डेसिमल हटाया, ये गुणा कितना लिख लिया, 100 लिख लिया, 2 दूनी 4 कट गया, तो कितना आ गया 9। और देखिए 9 और ये 2 हो गए, 9 और 2 कितने हो गए 11, तो 9 × 10⁻11 प्लस के हैं, -5 -5 साथ में क्या गया -10, तो कितना आ गया 9 × 10⁻1 यानी क्या आ गया 90 न्यूटन। तो लगने वाले बल का मान कितना होगा, 90 न्यूटन होगा। इस प्रकार से आपने इसे सॉल्व करना है। मुझे लगता है आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी तक जितने प्रश्न कर रहे हैं वो लगभग एक जैसे आ रहे हैं। ऐसी फार्मूला रखना, देखिए फॉर्मेट हमेशा ऐसे रखिए, फार्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर निकलेगा। यदि कभी 2 नंबर का ऐसे प्रश्न आ जाए और आपका लास्ट में कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाए, तो ये वैल्यूज लिखने पे, फार्मूला लिखने पे, वैल्यू पुट करने पर ही आपको स्टेप मार्किंग के कारण आपको काफी सारे नंबर मिल जाएंगे। लास्ट में केवल कैलकुलेटिव मिस्टेक होगी तो केवल आपका आधा नंबर, ये भी ध्यान रखना। इसलिए स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न, हवा में बल F है, K बराबर 80 करने वाले पानी में आवेश को रखा जाए तो नया बल F के पदों में क्या होगा। तो आपको पता ही है, ये हमने पहले भी आपको बताया था। हमने कहा था किसी भी मीडियम पे जो बल होता है, वो जो एयर पे जो बल होता है बटे K के बराबर होता है। ये फार्मूला हमने आपको आज कराया था, तो सीधे रखना है। F एयर पे बल कितना है, F एयर पे बल है F, और K का मान कितना है 80, तो अब बल कितना हो गया 1/80। तो कह रहा है जो नया बल होगा वो F/80 के बराबर होगा, पहले बल की तुलना में 1/80 होगा। इस तरीके से आपने इसे सॉल्व कर, आसान प्रश्न है, 2013 में आ रखा था। फार्मूला पता है ये वाला, एयर या इसे निर्वात भी कहते हैं बटे K, यानी कि जिस माध्यम में रखते हैं उसका परावर्त होता है। ऐसे इसे सॉल्व करें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, Q और 9Q के 2 आवेश L दूरी पर है, तीसरा आवेश Q का रखें कि वह संतुलन में रहे। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। समझना, हमारे पास एक आवेश मान लेते हैं, ये मेरे पास आवेश है, ये Q है, उससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है जिसे कहता हूं मैं 9Q है। इन दोनों के बीच की दूरी टोटल कितनी है L। अब क्या करें कि तीसरा आवेश Q कहां रखें कि संतुलन में हो, वो क्या रहे संतुलन में। यदि संतुलन में हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में मान लेते मैंने यहां पर रख लिया, कहीं भी सोच सकते हो आप, मैंने यहां पर रखा और ये आवेश क्या है कैपिटल। संतुलन में रखने का अर्थ है कि जितना ये इस पर प्रतिकर्षण बल इस दिशा में लगाएगा उतना ही ये इस पर प्रतिकर्षण बल इस दिशा में लगाएगा। तो दोनों लगने वाले बलों का मान समान होना चाहिए तभी ये काम करे। मान लेते हैं ये बिंदु है A, ये वाला बिंदु है B, और ये वाला बिंदु मान लेते हैं मैंने क्या ले लिया C ले लिया, और C से A की दूरी मैंने मान ली कितनी है X। तो आप समझ सकते हो C से B की दूरी कितनी होगी, टोटल L में से X घटाएंगे तो क्या जगह L - X, ये दूरी रह गई। तो अब इस पर जो लगने वाले बल हैं बराबर होंगे ना, यानी कि Q पे A और C के बीच में जो लगने वाला बल है यानी कि FAC वो बराबर होना चाहिए B और C के बीच लगने वाले बल यानी कि FBC के बराबर, FBC के बराबर, ठीक है, ये बराबर होने चाहिए। तो बस अब वैल्यू पुट करते हैं। F का मान कितना आ गया, K क्या आ जाएगा Q1 Q2/r², ये सूत्र लगेगा। तो इस सूत्र को हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस सूत्र को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए FAC का मान है K, Q1 का मान स्मॉल q, Q2 का मान कैपिटल Q बटे r², r इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है x² बराबर इसके बल होने चाहिए FBC, इन दोनों के बीच लगने वाले बल के बराबर। तो यहाँ पर पहला आवेश कितना हो गया 9Q, तो K लिखेंगे K, फिर क्या गया 9Q पहला आवेश, दूसरा आवेश कैपिटल Q
दूसरा आवेश कैपिटल Q बटे दोनों के बीच की दूरी L माइनस एक्स, तो L माइनस ये लिख ली, और इसका भी क्या गया स्क्वायर। मुझे लग रहा है आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो चीज़ें कटेंगी उसे काट लेंगे। देखिए के इधर भी है, के इधर भी है, क्यू स्मॉल क्यू यहाँ भी है, स्मॉल क्यू यहाँ भी है, कैपिटल क्यू यहाँ भी है, कैपिटल क्यू। तो क्या बच गया यहाँ पर 1/x², और यहाँ कितना बच गया 9/L माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/x² को 1/x², और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, नीचे है L माइनस एक्स का स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x², एक्स का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख सकते हैं 3/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर काट दीजिए, दोनों तरफ वर्गमूल कर लीजिए, गणित का नियम, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1/x बराबर 3/L माइनस एक्स। कैंची काट गुणा कर लीजिए, L माइनस एक्स की एक में L माइनस एक्स, 3 की x में 3x, तो क्या आ जाएगा L बराबर x इधर आके प्लस का हो जाएगा 3x प्लस x, तो L बराबर कितना आ गया 4x, तो यहाँ से क्या निकल गया x बराबर L/4। तो माइनस क्यू आवेश से L/4 दूरी पर कैपिटल Q को रखने पर, आवेश को रखने पर वह संतुलन में रहेगा। तो आंसर आप क्या लिख लेंगे, माइनस क्यू आवेश से क्या लिखेंगे, माइनस क्यू ना ऐसे लिखेंगे, Q आवेश से L/4 दूरी पर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और आपसे पूछता 9 क्यों आवेश से, तो कैपिटल L में से L/4 घटाते 3L/4 आता, तो 9 क्यों आवेश से 3L/4 दूरी पर आवेश को रखेंगे, तो लगने वाला बल क्या होगा, संतुलन में होगा, आवेश संतुलन में रहेगा। इस तरीके से आपने इसे सॉल्व कर। अगला प्रश्न, तो चलिए प्यारे बच्चों, मुझे लगता है 2018 का प्रश्न था। तो आज हमने कूलाम के नियम को समझा, फिर समझा थोड़ा डिटेल में उसका सदिश रूप क्या है, समझ लेना बेटा, उससे वो बहुत काम आएगा। F12 F21 जो सदिश रूप है काफ़ी काम आएगा, वो समझ। उसके बाद हमने इसके प्रीवियस ईयर्स के जितने भी MCQ थे वो सॉल्व करे इस टॉपिक से। उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व। ये लगता है आज की क्लास आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है यदि आप इसको समझें। और क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही यदि आपके कुछ और टॉपिक्स आपके ऐसे हैं कि सर उन पे भी ऐसी क्लास लेकर के आइए, तो कमेंट में जरूर लिखिए। चलते मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।